हेलो एवरीवन, ये स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट है ये सुप्रीम कोर्ट का, और ये सेकंड पार्ट ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। ऑल द केसेस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। कैसे आते हैं तो ये अपलेट ज्यूरिसडिक्शन से, तो ओरिजिनल वाले तो कुछ मेंशन्ड हैं। तो ऑल द केसेस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर, ये अपलेट ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा। अपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया गया है फॉलोइंग हेड्स में। तो अपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम अपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ एनी जजमेंट डिक्री। तो हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपील के थ्रू, तो कोई भी ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने पास किया है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, वेदर से सिविल, क्रिमिनल या कोई और प्रोसीडिंग जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में है या संविधान की एक इंटरप्रिटेशन चाहिए कि क्या है, क्या मतलब। इंटरप्रिटेशन में कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, कई बार क्लियर नहीं होता है, कई बार डिफिनीशन आर्बिट्रेरी होती हैं। तो ये सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक क्लियर कट क्या इसका कहना क्या चाहता है ये जो भी लॉ आया है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करने के लिए नीडेड है क्या चीज़ आपको चाहिए, आपको चाहिए अपलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो इट्स अंडर आर्टिकल 132। अपलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का सिविल मैटर में सुनता है केस अपील इज़ आर्टिकल 133 में, वेदर और नॉट कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है। देन अपलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, वो 134 है। तो सिविल मैटर से इट्स 133 एंड क्रिमिनल मैटर से इट्स 134। और कोई भी सिविल क्रिमिनल सारे आ जाएंगे जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 132 वाले में। अगर जहाँ संविधान के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है तो वो 132 वाले में आ जाएगा। स्पेशल लीव अपील 136 में आता है, ठीक। तो स्पेशल लीव अपील कई बार क्वेश्चन में आ सकता है, और यूपी पीसीएस में कई बार आया, इस यूपी पीसीएस में भी 2022 या 21 में। तो ये 236, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आर्टिकल का पूछ देगा 136 किससे डील करता है, यूपी पीसीएस में आ चुका है ये, ठीक है। तो ये स्पेशल लीव अपील है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। इसमें आप बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ओनली तो नहीं है भाई साहब, इट हैज़ ओनली ओरिजिनल, बहुत एडवाइजरी, इट हैज़ ओरिजिनल एपेलेट एज वेल एज ये एडवाइजरी। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट के पास, एपेलेट भी है और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। आर्टिकल 131 की बात की जाए, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। देन 132 से 136 ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, और 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। तो अगर आप 143 की बात करोगे तो इट्स एडवाइजरी, 132 to 136 इट्स एपेलेट, एंड हिज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज़ 131। अब यह क्यूरेटिव पिटीशन इंडिया कैन बी फाइल इन सुप्रीम कोर्ट अंडर, तो ये 142 के अंदर ये क्यूरेटिव पिटीशन डाल दिया जाता है। एपेलेट क्या है 143 यहाँ पे, ठीक है, और 140 में क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन वॉज इवॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट, और कौन से केस में ये इवॉल्व हुआ है, ये रूपा केस ऑफ रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा 2002 वाले में ये इवॉल्व हुआ है कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। और अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 में आप अपील कर सकते हो क्यूरेटिव पिटीशन। देन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो रिव्यू वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 137 में। तो अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और रूल मेड अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपका यहाँ 137 में क्या आ जाएगा, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी रूल मेड अंडर आर्टिकल 145, या जो कोई रूल अंडर आर्टिकल 145 बनाया गया है 137 के अंदर, ठीक है। तो ये है या आर्टिकल 145 क्या अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल 145 है, तो आर्टिकल 145 it deals about the, it is about the rules
it's about the rules that regulate the practice and procedure of Supreme Court and High Court. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स और प्रोसीजर, जो रूल्स दैट गाइड, ये 145 में वो रूल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इस्टेब्लिशेज द अथॉरिटी ऑफ दिस कोर्ट. ठीक है, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट इट्स इम्पॉर्टेंट. वाई बिकॉज इट इस्टेब्लिशेज, वेट अ मिनट, it establishes the authority of these courts. It establishes the authority of these courts to make rules, rules बनाने के लिए for regulating their procedure. कैसे प्रोसीजर रेगुलेट करना है उसके लिए रूल्स आते हैं. तो ये 145 में ये आपका आ गया. ठीक है, तो इट्स 145. तो जो रूल्स में एक एग्जांपल दे दें कुछ, इस रूल्स में एग्जांपल आ जाएगा कि लाइक प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील, प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील, क्या प्रोसीजर है अपील हियर करने के लिए. ठीक है, और अदर मैटर्स पर्टेनिंग टू अपील. एंड इट में ऑल्सो दे में ऑल्सो फिक्स द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस. ठीक है, टू सेट फॉर सच पर्पस. तो और भी एग्जांपल एक्सेट्रा और भी चीज़ें आ जाएंगी एक्सेट्रा. तो और भी सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे दिया. अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रिगार्ड टू पावर रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इसमें सवाल ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रिगार्ड टू द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड. तो इसका रिव्यू करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर. ये वाली बात सही. 137. इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ जुडिशियल टू प्रोनाउंस अपॉन, नहीं, द पावर टू क्वेश्चन विजडम ऑफ द लॉज. तो अपना ही जजमेंट रिव्यू करना. ठीक है, एक मिनट. The power to review all the legislative enactment before they are assented to by the president. The power of judiciary to review its own judgment given earlier in similar or different cases. तो मे भी ये तो डी आंसर लग रहा है. Judicial means the power of judiciary to interpret the constitution and declare any such law, order or legislative executive void if it finds conflicts with the constitution. तो रिव्यू में क्या आ जाएगा कि means the power of judiciary to interpret the constitution, declare any such law or order of the legislature या executive void. अगर इसमें संविधान के गैर संवैधानिक है. हाँ, तो द पावर ऑफ द आंसर इज ए पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ठीक है, तो मेन बेस्ट डिफिनीशन यही है यहाँ जो दिए, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. देख लीजिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसे नहीं 2017 का, तो फंसाएगा. जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट क्या है, कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट. तो इसका मतलब यहाँ देखो फाइनल अथॉरिटी पूछ दिया, चार्ज एलिगेशंस अगेंस्ट प्रेसिडेंट, रिव्यू द इश्यूज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट. यहाँ भी आप फंस सकते हो, पर मैंने कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे देखो सी डी में आप फंस सकते हो कि यहाँ आ गया कैन रिव्यू द इश्यूज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, बाय जुडिशियल रिव्यू है ना, या कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट. तो जो आंसर यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, जो माना गया है, इट इज़ कि कैन डिक्लेयर एनी लॉ, एनी डिक्लेयर इलीगल. तो ये इलीगल डिक्लेयर कर देगा कोई भी लॉ ऑफ द स्टेट. ठीक है, फिर देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या मतलब, तो डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड इफ इट कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो रिव्यू द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, आप ये मार दोगे, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, रिव्यूज द लॉज टू सी दे हैव बीन पास पर द प्रोसीजर. देखो फंस रहा है, बट यहाँ पे देखो कि डिक्लेयर एनी लॉ और इनवैलिड इफ इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म. ये गलत बात है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिफाइन ही नहीं किया है. ठीक है, इंटरप्रिटेशन से हुआ ये सब, इंटरप्रिटेशन. ठीक है, देन यहाँ पे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू.
अब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड किया टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओनली 2 सही हो जाएगा, ये दूसरा वाला सही है। तो आंसर इज़ बी। तो ये वाला आंसर बी देख लीजिए, यहाँ पे बी है, सही है। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ कैन नॉट बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिकॉज दिस कंसेप्ट जो था केशव नंदा भारती केस 1973 में आया बाय द सुप्रीम कोर्ट। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया स्टेटेड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। तो जो भी लॉज हैं इंडिया के इमीडिएटली बिफोर द all laws in force in India's territory immediately before commencement of the constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall the extent to be consistent shall to the extent of such inconsistency be void. The state shall not make any law which takes away the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause. एक मिनट, तो ये बात हो रही है कहाँ से, कौन सा क्वेश्चन आ गया यार? यहाँ बात हो रही थी बेसिक स्ट्रक्चर की, फर्टिलिज्म, हाँ ठीक है। तो ये केशव नंदा भारती में आया, सब ठीक थे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और ब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं होना। अगर आप फंडामेंटल राइट चेंज कर रहे हो, कुछ भी लॉ चेंज कर रहे हो, तो बेसिक स्ट्रक्चर कंजर्व रहना चाहिए। यू विल हैव टू कंजर्व द बेसिक स्ट्रक्चर। एनी लॉ मेड इन कंट्रवेंशन ऑफ दिस क्लास शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्री बी वॉइड। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर उससे आपने, यहाँ तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एट्सेट्रा, तो कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फंडामेंटल राइट भी आ जाएगा। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर से इनकंसिस्टेंट होगा इट विल बी वॉइड, बस यही कहा गया है और कुछ नहीं। और जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो भी सारे लॉज जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले वाले हैं, वो भी अगर इनकंसिस्टेंट है इस पार्ट से, तो वो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रेवलेंट है कहाँ पे? बोथ इंडिया और यूएसए में। तो जुडिशियल रिव्यू इज़ प्रेजेंट इन अंडर, और ये क्या डॉक्ट्रिन क्या है? अबाउट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन आर सब्जेक्ट टू रिव्यू। तो कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन है और एग्जीक्यूटिव एक्शन है, ठीक है, तो लॉ मेकिंग एजेंसी करेगी, लॉ मेकिंग एजेंसी जैसे कि फॉर एग्जांपल एमएलएज, एमपीज़, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव हैं, या ब्यूरोक्रेसी, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेजिस्लेशन इसको रिव्यू करेगा कौन? जुडिशरी, ठीक है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो कौन सा है आर्टिकल? इट्स 13 प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू। वाइल द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम बॉडी इन यूके एंड लॉ मेड बाय इट कैन नॉट बी चैलेंज। तो अगर आप यूके की बात करोगे तो यहाँ पे चैलेंज नहीं किया जाए, लॉ कांट बी चैलेंज्ड इन द यूके कोर्ट। यहाँ लॉ सुप्रीम हो गया, लॉ सुप्रीम हो गया इधर भैया। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो भैया जो प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की, उसको आप कोर्ट हैव बीन प्रोहिबिट, कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगा प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट से। जो प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की, उसको इंक्वायर करने से प्रोहिबिट किया गया है कोर्ट को, ठीक है। तो कौन सा है? इट्स आर्टिकल 122। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, पक्का क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से इंक्वायर नहीं करना, 122 के अंतर्गत है, नॉट टू इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये डिक्लेयर हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम इफ़ अगर 3 ट्रायल फर्दर सेटअप खोला इंस्टेड ऑफ 2 टायर रिमूव्स राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ
फ्रॉम पार्ट 3 एंड प्लेसेस इट एल्सवेयर, रिप्लेसेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव विद द प्रेसिडेंशियल वन। तो 3 टायर सेटअप, तो फेडरल तो है ही है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ देखा जाए। इस्टेब्लिशेज अ फेडरल कोर्ट ऑफ अपील टू लाइटन द बर्डन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये IAS का देखिए क्वेश्चन था 2009 में, ये भी फंसाएगा आपको। तो यहाँ पे आंसर जो है, अगर आप फेडरल सेटअप 3 से 2 कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, तो अगर आप फेडरल सेटअप कर रहे हैं 3 से 2 तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर आप रिमूव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव्स राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगर आप, सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई कि रिमूव द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बराबरी की चीज़ें हटा दिया आप, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 3, ठीक है, एंड प्लेसेड इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको माना गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। A constitution act may be declared unconstitutional by the Supreme Court if it removes the right of equality in part 3 से and places it in somewhere else in the constitution, ठीक है, कहीं और प्लेस कर दिया जाए इसको, तो इससे जो है, अब यहाँ रीज़न लिखा है बिकॉज, क्यों ऐसा किया गया है, बिकॉज, यहाँ बिकॉज आर्टिकल 32 स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention with this clause shall to the extent of the contravention be void। तो आर्टिकल 13(2) कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ये फंडामेंटल राइट हो गया, आप इसको लेके कहीं और डाल रहे हो, फंडामेंटल राइट, एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन विद दिस क्लॉज, तो इस क्लॉज कंट्रावेंशन में कोई हो तो वो वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ राइट टू इक्वालिटी बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 यहाँ आप हटा रहे हो, इट्स अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो यहाँ इसलिए दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बस ये हो गया। फिर विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजन कंटेन इन ऑर्डिनरी लॉ, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और जो भी प्रोविज़न है कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। तो यहाँ कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा जाएगा तो जो प्रोहिबिशन है, जो लिमिट लगाई है, प्रोविज़न कंटेन्ड इन द ऑर्डिनरी लॉ, जो ऑर्डिनरी लॉ में जो लिमिटेशंस है, कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। तो ये जो आर्टिकल 142 में लिखा है, तो पहले आर्टिकल 142 क्या है, तो 142 में पावर मिला है सुप्रीम कोर्ट को टू मेक ऑर्डर्स एंड पास डिक्री टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो देखिए 142 में 142 क्या है, अगर अब बात किया जाए 142 की, तो 142 में है सुप्रीम कोर्ट की पावर, ठीक है, या ऑर्डर बनाए टू मेक ऑर्डर, कोई ऑर्डर करे, या एंड पास डिक्री, ठीक है, ऐसा फैसला दे दे, ठीक है, टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके, टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो आर्टिकल 142 में कि जस्टिस इंश्योर करने के लिए कोई भी डिक्री देगा तो इसके लिए अधिकार और पावर दिया गया है, ठीक है, कोई भी पेंडिंग केस में, इन एनी पेंडिंग केस और मैटर, इन एनी, सॉरी, जस्टिस इन एनी पेंडिंग केस या मैटर, सॉरी थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, वेट अ मिनट, पेन चल नहीं रहा है थोड़ा, तो कोई भी पेंडिंग केस और मैटर में जो 142 के अंदर पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट, तो कोई भी पेंडिंग मैटर है कोई भी, तो किस लिए डिक्री देगा, टू कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस में खुद से संज्ञान लेता है, तो खुद से संज्ञान लेगा, कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान लेगा, ठीक है, या इफ़ ऑन एनी मैटर देयर इज़ नो लॉ, कोई मैटर आया है, कोई मैटर आया ऑन एनी मैटर, इफ़ देयर इज़ नो लॉ, इफ़ देयर इज़ नो लॉ, ठीक है, नो लॉ, सॉरी नो लॉ नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो लॉ, अगर कोई उस पर लॉ नहीं बना हुआ है, देन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न, जो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न में आएगा,
दैट विल बी द सुपरविजरी, मतलब एकदम यही इसको डोमिनेंट वन, ठीक है, और इसी की बात मानी जाएगी। तो ये जो डिसीजन लिया जाएगा लॉ नहीं बना जब तक कि until and unless law has been made by law on the matter is made by parliament। तो जब तक कि उस पर कोई मैटर ना हो जाए, ठीक है, तो तब तक ये मामला कब तक रहता है कि जब तक कि कोई इस पर लॉ ना बन जाए। तो ये जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का ये सर्वोपरि माना जाएगा, मतलब टॉप मोस्ट। तो दिस डिसीजन विल बी द टॉप मोस्ट, और इसी को फॉलो किया जाएगा कंट्री में जब तक कि देश की संसद जो है पार्लियामेंट में until and unless law is made by on the matter by parliament या MPs, जब तक कि सांसद जो है इस पर कोई लॉ ना बना ले, कुछ ना हो, तब तक ये जो है डोमिनेंट रहेगा, वरना उसके बाद हट जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो सरकार ने लिए थे। जैसे कुछ अगर आप एग्जांपल्स की बात करोगे तो अगर इसमें एग्जांपल अगर आप लोगे तो ये आ जाएगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें 142 का यूज़ किया था सरकार ने, ठीक है, जो 1989 में हुई थी, ठीक। और 142 का तो यूनियन कार्बाइड मामला था, ये वही यूनियन कार्बाइड मामला, मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज़ हुआ था यूनियन कार्बाइड इशू, ठीक है। और उसके अलावा जो है 2014 में कोयला ब्लॉक पे भी ये इसका वो हुआ था, इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। देन और बाबरी मस्जिद केस में भी, बाबरी मॉस्क केस, इसमें भी, ठीक है, 142 का यूज़ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे 142 का यूज़ किया। देखिए काफ़ी डिटेलिंग हो गई है, तो आइए आगे हम देखते हैं, ठीक। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय, तो जुडिशियल रिव्यू दोनों सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट या नीचे की भी कोर्ट कर सकती हैं, क्या है देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो USA में डेवलप हुआ है, और ये पहली बार प्रोपाउंड हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम फेमस केस ऑफ मारबरी मेडिसन वर्स 1803 में बाई जॉन मार्शल। तो मारबरी मेडिसन केस में 1803 में पहले यूज़ हुआ था जुडिशियल रिव्यू वाला, और सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने किया था। और द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है ये जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो याद करिए जो केशव नंदा भारती का केस आया था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस जुडिशियल रिव्यू को भी माना गया है। जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। तो जो ये हमारे यहाँ जो संविधान है इसमें जो जुडिशियल रिव्यू इट्स बेस्ड ऑन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। एन इंडिपेंडेंट judiciary having the power of judicial review is prominent figure of the Indian Constitution, and the Constitution of India established the doctrine of judicial review in the following articles। तो जो हमारा डॉक्ट्रीन है जुडिशियल रिव्यू का, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द डॉक्ट्रीन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन फॉलोइंग केसेस 13, 32, 136, 137, 226 और 227, ठीक है। तो 13 में आर्टिकल 32 जो हो गया रिट जुरिस्डिक्शन हो गया आपका, रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। 137 हो गया अब स्पेशल लीव अपील है, ठीक है। 226 हाई कोर्ट के केस में जो है रिट जुरिस्डिक्शन पूरा हो गया, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें हैं, और स्पेशल लीव अपील है, फिर 227 है, ठीक। यहाँ पे एक आर्टिकल था 127, और आर्टिकल 127 में जो था, वेट अ मिनट, 127 एक मिनट, आर्टिकल 227। तो ये जो 227 हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इट्स रिलेटेड विद, तो 227 इज रिलेटेड विद द हाई कोर्ट पावर, ठीक है। कौन सा पावर हाई कोर्ट का, ठीक है, सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट, सुपरिटेंडेंस, ठीक है, ओवर ऑल कोर्ट, ओवर ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। पर ये जो ऑल कोर्ट और ट्रिब्यूनल होगा विद इन ज्यूरिसडिक्शन, विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, सॉरी थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, ट्रिब्यूनल विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन की विद इन जो है, जो 127 में है कि सुपरिटेंडेंस होगा ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो एक बार और मैं हाईलाइट कर दूं इसको, सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। एंड देन
तो यहाँ पे 136 जो था वो स्पेशल लीव अपील था, सॉरी, अगर हम बात करें तो दिस वाज स्पेशल लीव अपील, ठीक है। तो जो 136 वाला था वो जो आप मेंशन करते हो वो स्पेशल लीव अपील है, ठीक है। और जो 137 जो हम यहाँ देख रहे हैं जुडिशियल रिव्यू है, ये सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो ये जुडिशियल रिव्यू है। 137 डील विद जुडिशियल रिव्यू, दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू है। तो इट्स जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, 137 वाला। तो ये सारा हम कर चुके हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। Who said that judicial activism should not become judicial adventurism? ये में भी PN भगवती जी थे जिन्होंने कहा था ये, नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ क्या था, आनंद, जस्टिस AS आनंद थे, सॉरी, इट वाज जस्टिस AS आनंद, ठीक है, AS आनंद। तो इट वाज जस्टिस AS आनंद जिन्होंने कहा था जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम, इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ठीक है। एंड जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ प्राइमरीली अराइजन ड्यू टू फेल्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना ढंग से काम नहीं कर रहे, इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म। तो अब जुडिशियल इंटरफेरेंसेस होने लगे हैं, तो इंटरफेरेंसेस, अगर जुडिशियल इंटरफेरेंसेस थोड़ा फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है, फ्रूटफुल होना चाहिए, न कि सिर्फ इंटरफेरेंस हो। और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है अपना फेल कर गए हैं, देयर मशीनरी फेल कर रही है। दैट्स वाई जुडिशियल एडवेंचरिज्म इज़ एन एक्सट्रीम। अगर एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए, एडवेंचरिज्म तो एक्सट्रीम फॉर्म है, बिना मतलब कि हमेशा आप इंटरफेयर करें हो, नहीं, जहाँ व्हेन नीडेड, यू नीड टू इंटरफेयर व्हेन नीडेड एंड रिक्वायर्ड, ठीक है, इन नेशनल इंटरेस्ट में, पीपल्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आप करो। देन हु इज़ द कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इज़ द सुप्रीम कोर्ट। कस्टडियन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कस्टडियन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एंड एक फ्रेमवर्क बताया है जिसमें फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं। तो डिफाइनिंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स establishes the structure, procedure and power and duties of the government institutions and sets out the fundamental right, DPSP and duties of citizen. The guardianship of the constitution is vested in the Supreme Court. आइए देखा जाए, given below are the two statements, one is labeled as assertion and other is reason. The Supreme Court of India has एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर दो। Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding constitutional validity of central laws and the Supreme Court of is the guardian। देखिए हर सेंट्रल लॉ के लिए नहीं है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट गार्जियन तो है ही, तो मे बी ये डी है, इज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। तो रिगार्डिंग द सेंट्रल लॉ तो बहुत कुछ हो जाएगा, अगर आप सेंट्रल लॉ की बात कर रहे हो तो बहुत कुछ हो जाएगा। वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज में सारे सेंट्रल लॉज नहीं आएंगे, फ्यू सेंट्रल लॉज हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑल्सो हैव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, ये बात तो सही है। अब यहाँ ओनली लिखा था क्या, एज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, तो देखो यहाँ पे एक्सक्लूसिव लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, तो मेन बात ये है कि यहाँ एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, ठीक है, बट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देखा जाए, ओरिजिनल, ठीक है, तो यहाँ हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सेंट्रल लॉज पे ये मैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहाँ से मेरे जहन में चल रहा था इधर, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग सेंट्रल लॉज, तो वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज पे इस हाई कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात तो सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कई बार क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ जाती है। तो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है सेंट्रल लॉ के ऊपर, तो अगर केंद्र कोई सरकार बनाए तो हाई कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है कि सेंट्रल लॉ वैलिड है कि नहीं, ठीक है, सेंट्रल लॉ पे हाई कोर्ट का भी फैसला आ सकता है, तो उस पर जुरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 132 एंड हाई कोर्ट जो है 226 के अंदर रिट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। तो लोगों के जो रिट पिटीशन से
फंडामेंटल राइट को बचाया जा सकता है। हाई कोर्ट का 226 का यूज़ करेगा पावर आर्टिकल का, और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल 32। हैंस द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। इसमें हाई कोर्ट के पास भी है, मेन बात ये कहा गया कि हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है। ये अगर हाईलाइट करें तो हाई कोर्ट ऑल्सो हैज़ दिस टू रेट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एंड ऑल दैट। और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है सेंट्रल लॉज पे हाई कोर्ट का भी है। किस पे? सेंट्रल लॉज पे किसका है? हाई कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी है। देन द सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन, ये तो बात सही थी। अगला सवाल, हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो प्रेसिडेंट ले सकता है। तो यहाँ याद रखिए 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट करना है तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143 में कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। अगला देखते हैं सवाल, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिफर टू सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा है? आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1। आइए इसको देखा जाए। आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 जो 143 जो है सब क्लॉज 1 जो प्रेसिडेंट है, he can obtain opinion of the Supreme Court on the question of law or fact which is of such nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion। सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है वो लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रेसिडेंट कैन ऑब्टेन द ओपिनियन बिकॉज क्योंकि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, ठीक है, इसलिए आप लेना चाह रहे हैं। ही रिफर द क्वेश्चन टू कोर्ट फॉर कंसिडरेशन। सो अंडर आर्टिकल 143 तो 143 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है वो रिफ़र करेगा मैटर सुप्रीम कोर्ट को रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जज की भी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जज को भी देखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आया है द पावर टू इनलार्ज द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव रेट्स विद पार्लियामेंट। तो इनलार्ज करने वाला पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 138 के अंतर्गत द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द सच फर्दर जुरिसडिक्शन पावर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर। तो आर्टिकल 138 है जिसके अंतर्गत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिसडिक्शन पावर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट एज पार्लियामेंट में लॉ कन्फर और कन्फर कर सकता है पावर पार्लियामेंट। बाई हुम जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी लास्ट टू द पार्लियामेंट बाई मेकिंग अ लॉ। तो यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल 138 आर्टिकल 138 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन लार्ज एडिशनल जुरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय मेकिंग लॉ। तो आर्टिकल 138 के अंतर्गत है कि जो पार्लियामेंट है इट कैन एनलार्ज द जुरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय मेकिंग अ लॉ। तो 138 में जुरिसडिक्शन की इनलार्ज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, लॉ बना के पार्लियामेंट लॉ पारित करके मोर पावर दे देगी किसको? सुप्रीम कोर्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ क्या है कुछ दिया गया है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड। तो आइए देखा जाए क्या है। इट इज़ बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड इट टू फुल बेंच देखेगा। द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस अंडर एनी एडवाइस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये भी बात सही है, गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं है। एंड नॉट मोर देन वन रेफरेंस एट अ टाइम कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। नॉट मोर देन वन रेफरेंस किया जा सकता है, मोर देन वन रेफरेंस किया जा सकता है, ठीक है। मोर कैन बी मेड, मोर देन वन रेफरेंस कैन बी मेड, ठीक है। तो आंसर इसका 2 और 3 है। तो ये देखो गलत हो गया क्योंकि मोर देन वन रेफरेंस। तो दूसरा वाला क्या था कि फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में फुल बेंच देखेगा। तो ये बात एकदम सही हो जाती है, यहाँ सही साबित हो जाती है। ये भी सही है कि ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस मेड अंडर जुरिसडिक्शन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो ये भी सही बात है, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। और ये वाला जो स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि ये गलत है स्टेटमेंट, इट इज़ बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन रिफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। तो बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कि बार बार अपना ये जो है ओपिनियन देते रहें, ठीक है। नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी सही हो गया। चलिए, मतलब ये गलत था। तो दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आइए आंसर देखा जाए। तो आर्टिकल 143 में देखा है, तो आर्टिकल 143 जो है द प्रेसिडेंट कैन टेक द एडवाइस, ठीक है। आर्टिकल 143 में क्या है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, जैसे मैटर ऑफ फैक्ट
law related to public importance, या any former constitutional treaty agreement or other equivalent subject। तो जो पहला वाला मैटर है जैसे फैक्ट और लॉ में, तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, तो ज़रूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे दे, इट इज़ नॉट। बट सेकंड केस वाला है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और ये सब है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव इट्स ओपिनियन, तो दूसरा वाला बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड वाला एनी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, एग्रीमेंट है या कोई इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है। आगे देखा जाए, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। तो नो हाई कोर्ट ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यस, यहाँ नो नहीं होगा, यस हाई कोर्ट हैव, तो ये वाला पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू बाय द, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो ऐसा नहीं है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉल कर सकता है। इसका आंसर नाइदर 1 नाइदर 2 करेक्ट है, दोनों ही गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पे कि 42nd जो 1976 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और इट curtailed द जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट एंड इट डिबार्ड द हाई कोर्ट फ्रॉम कंसिडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। हाउएवर जब 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1977 में, इट रिस्टोर्ड द ओरिजिनल प्रोविजन, तो ओरिजिनल प्रोविजन रिस्टोर हो गया, और नाउ द हाई कोर्ट हैज पावर टू इनवैलिडेट एनी सेंट्रल लॉ विच गोज अगेंस्ट द इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इज द केस विद द सुप्रीम कोर्ट, इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई भी अमेंडमेंट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो उसको क्वेश्चन करेगी, ठीक है। फिर यहाँ है द एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इम्प्लाइड दैट, क्या है एडवाइजरी पावर का क्या मतलब है, इट इम्प्लाइड दैट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द इशू ऑफ लॉ और फैक्ट विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। एडवाइस किसको देता है सुप्रीम कोर्ट ऑन द मैटर ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट ऑन इट्स इनिशिएटिव या ओनली इफ इट सीक्स सच एडवाइस, जब ये ही कौन है प्रेसिडेंट एडवाइस लेना चाहेगा तब। तो 143(1) में है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु आस्क फॉर एडवाइस ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट या पब्लिक इंपॉर्टेंस। वही चीज़ है, हु हैज़ द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट्स द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है, ऑन इट्स इनिशिएटिव इफ ही सीक्स एडवाइस, क्या आंसर है इफ ही सीक्स एडवाइस, ठीक। ओनली इफ द मैटर इज रिलेटेड टू फंडामेंटल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अगर एडवाइस लिया जाएगा तो देगा, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन डिसीजन ऑन डिफरिंग द गुजरात असेंबली। तो गुजरात असेंबली इलेक्शंस के बारे में था कि प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट को, ताकि सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू लिया जाए कि जो इलेक्शन कमीशन की डिसीज़न है ऑन डिफरिंग द गुजरात असेंबली इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, क्या है कि डिसीजन ऑन डिफरिंग द गुजरात जो इलेक्शन कमीशन ने एक डिसीजन लिया है, ठीक है, डिफरिंग द गुजरात असेंबली इलेक्शन, तो ये 143 में ये आया था। तो आर्टिकल 143 अगस्त 2002 में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने एडवाइस लिया था सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 में इन कनेक्शन विद द कंट्रोवर्सी बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड द गवर्नमेंट ऑन इलेक्शन इन गुजरात। द इश्यूज रिलेटेड टू लिमिट्स on the power election and the issues related to the limits on the power of election commission under article 324, the impact of article 174 on the jurisdiction and the powers of the commission and whether the commission should recommend promulgation of president's rule in the state। तो president rule लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, ठीक है। तो article 174 क्या है, यहाँ पे था the issue related to the limits on the power of election commission under article 324, the impact of article 174 on jurisdiction and power of the commission and whether the commission could recommend promulgation of the president rule। तो यहाँ 174 जो हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि the governor shall from time to time summon and prorogue the house and dissolve the legislative assembly। तो गवर्नर क्या करेगा, टाइम टू टाइम सम्मन करेगा, हाउस प्रोरोग करेगा और प्रोरोग करेगा, डिसॉल्व करेगा, ये 144 में आता है। तो यहाँ यही था कि जो इशू था इट इज़ रिलेटेड टू द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर 324 और द इम्पैक्ट ऑफ 174
ऑन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द कमीशन। ठीक है, जो 174 का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसका जुरिस्डिक्शन पे और कमीशन के पावर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वेदर जो कमीशन है वो रिकमेंड कर सकता है कि नहीं प्रोमलगेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, तो कमीशन प्रोमलगेट करेगा कि नहीं प्रेसिडेंट रूल, ये सब इशू था इसमें। ठीक है, काफ़ी डिटेलिंग थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द इनवायलेबल बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो 32 तो हो ही गया, 226 तो यहाँ हो ही गया, ठीक है, और 227 भी हो गया। ठीक है, यहाँ 245 जो है, अगर आप 245 देखेंगे तो ये 245 है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो लॉज का एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, इट इज़ 245, ये 245 वाला। ठीक, तो 32 तो रेट वाला, ये 32 वाला तो हो ही गया, और 226 भी हो गया, और 227 भी। यहाँ एक 7 जज की बेंच थी केशव नंदा भारती केस में, उसने जुडिशियल रिव्यू का पावर बताया हुआ लेजिस्लेटिव एक्शन, जो कि हाई कोर्ट में है अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 227 डिफाइंस एवरी हाई कोर्ट शैल बी सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट, ठीक है, एंड ट्रिब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरीज। तो जो 227 है जो सुपरिटेंडेंस है, ठीक, और ये 32 और 226 ये सब इनवायलेबल बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ये 32 वाला हो गया, ठीक है, और ये 226 हो गया। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो ये 32 हो जाएगा, 32। तो 32 के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, राइट टू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाई पार्ट 3, और पार्ट 3 में कौन से राइट्स है, फंडामेंटल राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रेट टू सेफगार्ड सच फंडामेंटल राइट। टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो ये शायद 10 साल था, ये 10 साल है। तो आर्टिकल यहाँ पे देख रहे हो आप, आर्टिकल 124 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 124 में है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर्सन मस्ट बी, क्या क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, he must have been a judge of any high court for at least 5 years, या एडवोकेट हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है वो भी हो सकता है। तो एक आदमी बन चुका अभी तक, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बन चुके हैं, ठीक है, तो इनको भी बनाया गया था, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज वॉज नॉट अर्लियर जज ऑफ ए हाई कोर्ट। तो इसमें से एल नागेश्वर राव थे, ये इज़ अ सर्विंग जज सुप्रीम कोर्ट के थे, उस वक्त की बात है 16 की, और ये कभी इसके पहले थे नहीं। चलिए हटाइए। ट्रू फेथ, आई विल बियर ट्रू फेथ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सबनिटी होल्ड करेंगे, इंटीग्रिटी और ये सब, परफॉर्म माई ड्यूटीज बाई ऑफिस अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन लाइट इज फॉर्म ऑफ वोट टेकन बाई। तो कौन लेता है, द थर्ड शेड्यूल, ये फोर्थ लेते हैं कौन, चीफ जस्टिस। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें ओथ है, फॉर्मेशन है यूनियन स्टेट के मिनिस्टर्स के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो यूनियन स्टेट मिनिस्टर के हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और सीएजी हैं। तो दे आर 10 फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन जो थर्ड शेड्यूल में है। कितने फॉर्म्स ऑफ ओथ अफर्मेशन है, दे आर 10 फॉर्म्स ऑफ, और इट इज़ द गिवन फॉर्म ऑफ ओथ इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सीजीआई एंड सीएजी। ठीक है, और जो ऊपर जो था वो सीएजी के लिए है और कैग के लिए। क्या बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द सबनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ माई, इट इज़ द फॉर्म ऑफ वोट टेकन। ठीक है, सीजीआई, तो कैग और सीजीआई। विच अमंग द फॉलोइंग केस कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट 32 के ज़रिए, और हाई कोर्ट करेगा 226 के ज़रिए। और स्टेट जो डिस्प्यूट सेंटर है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो सेंट्रल स्टेट जो है, स्टेट और डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा सही, देखिए पहले ही स्टेटमेंट गलत है। इट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल। एक्सक्लूसिव कैसे हो जाएगा, हाई कोर्ट को भी ये पावर। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, ये तीनों सही है। इट हैज़ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट। ठीक,
It has advisory jurisdiction on question of law or fact which may refer to it by the president, और it has the power to review its own judgment। तो तीनों सही हो गए। यहाँ पे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट में ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 कैन इश्यू रिट to protect the fundamental right of people, hence it is not exclusive power of Supreme Court। Who has the right to transfer any case anywhere in India? ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो एक आर्टिकल 139 के मुताबिक द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया वेयर केसेस इन्वॉल्विंग द सेम और सब्सटेंशियल द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ आर पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट या वन और मोर हाई कोर्ट या बिटवीन टू और मोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बाय अ पार्टी। ऐसा कुछ ये सब लोग करें कि दैट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस द सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ द केस और द केस पेंडिंग विद द हाई कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज ऑफ द केस इटसेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सारा केस ले लेगा जो हाई कोर्ट के पास है इधर और ये खुद से डिस्पोज करेगा अगर ये नेशनल इंपॉर्टेंस में है। यहाँ ख़ास बात ये आई हुई है कि तो जनरल इंपॉर्टेंस का सब्सटेंशियल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये वाली बात। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली माइग्रेंट्स अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कोई एक्ट आया था 2002 का, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था, 1983 में आया था। ये आर्टिकल 355 के अंडर बताया। 355 देखिए क्या कहता है कि अ बेंच ऑफ, पहले तो ये देखिए, बेंच ऑफ 3 जज स्ट्रक डाउन द एक्ट and observed the presence of large number of illegal immigrants from the Bangladesh is in fact an aggression on the state of Assam and causing internal disturbance। हो रहा है, एग्रेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 जुलाई 2005 का जजमेंट था, बाई जजमेंट हेल्ड इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अंडर 355 में इसको वो कर दिया गया। तो आर्टिकल 355 देखते हैं। तो जो आर्टिकल 355 है 355, तो आर्टिकल 355 इट गिव्स द यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट को, तो यूनियन गवर्नमेंट है, इसके पास पावर है या अथॉरिटी है to protect states from internal disturbance, स्टेट्स को बचाए। इस सेंटर के पास पावर है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए, ठीक है, या और एक्सटर्नल एग्रेशन से, या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए या एक्सटर्नल एग्रेशन से। तो एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाए तो इंटरनल डिस्टर्बेंस से बनाए। और स्टेट गवर्नमेंट शुड रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट रन्स इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंश्योर करना होता है 355 के अंडर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इमरजेंसी प्रोविज़न जब आप करोगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया द पार्लियामेंट कैन नॉट इलाज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज ए जुरिस्डिक्शन इज लिमिटेड टू दैट बाई, नहीं इलाज तो कर सकता है बट डिमिनिश नहीं कर सकता। तो कैन नॉट, तो गलत हो गया। द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट तो ये भी गलत है कि ऑफिसर्स एड एक्सपेंस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये वाला तो गलत हो गया। ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। ये क्या था ऑप्शन, ये 138 की बात की गई। 138 पार्लियामेंट कैन इलाज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट इन टू द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट का, क्योंकि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे ही वो करेगा। 10 स्टेटमेंट अमंग द एस्टिमेट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और सैलरीज अलाउंस एंड पेंशंस आर पेड टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द हाई कोर्ट चार्ज ऑन द फेडरल स्टेट। तो भाई ये भी कंसोलिडेटेड फंड है पर ये स्टेट का है, ये स्टेट का है, ठीक है, ठीक है। और सेंटर वाला जो सुप्रीम कोर्ट वाला है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट आया इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और जो हाई कोर्ट आएगा इसका स्टेट का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ये आगे स्टेटमेंट है एक। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर इज कंसिडर्ड एज द प्रोजेनेटर्स ऑफ PIL। तो दूसरा वाला सही है कि ये वी आर कृष्णा वॉज द और PIL के वन ऑफ द प्रोजेनेटर्स ऑफ द PIL सिस्टम इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर एलिवेटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट ही वॉज नॉट द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस नहीं थे, जैसा कि अलग ऊपर वाले स्टेटमेंट में। जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस अय्यर आर नोन फॉर PIL। तो PIL के लिए भगवती हैं और अय्यर हैं। जब PIL आया था तो कौन थे, या PN भगवती थे। PN भगवती एक्सेप्टेड अ केस ऑफ कपिला हिंगोरानी एट वाइल्ड पिटिशन, जिसमें हुसैना खातून स्टेट ऑफ बिहार नाम दिया गया 1979 में। ये फर्स्ट टाइम था जब केस PIL पे बेसिस पे कंसिडर किया गया था। और ड्यूरिंग दिस टाइम जो YV चंद्रचूड़ है, जो प्रेजेंट जज है हमारे DY चंद्रचूड़, उनके पिताजी हैं ये YV चंद्रचूड़। PN भगवती जो थे वो 17th चीफ मिनिस्टर बने थे 85 और 86 में। तो ये हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला था मसला, ठीक है। हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का, जहाँ सबसे पहली बार ये PIL वाला हर्ड किया गया था। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम इन केस बेस्ड ऑन PIL वाज टेकन, PIL के बेस पे, और हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला था। ठीक, आइए जब बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ख़त्म करते हैं फिर। सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, क्या इंटरप्रिटेशंस किए गए थे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब कहीं नहीं है। तो अमेंडिंग पावर को पार्लियामेंट यूज़ कर सकता है 368 टू डैमेज, डिस्ट्रॉय, एब्रोगेट और चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और फ्रेमवर्क, तो इसके लिए केशव बर्दा बांधी ने और सबने अप्रूव द मिनरवाल मिल केस 1980। तो व्यू एक्सप्रेस जो हुआ था केशव नंदा भारती में, वो अप्रूव हो गया था फिर 1980 में, ठीक। तो मतलब भाई पर ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं तोड़ोगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट इम्प्लाइज दैट ऑल इट्स डिसीजन हैव एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो जितना जो डिसीजन है, ठीक है, वो एविडेंशियरी वैल्यू है और इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट। अंडर आर्टिकल 129, देखिए इतने सारे आर्टिकल हैं, ये सब याद रखिएगा। 129 में क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो कंटेम्प्ट का भी ये पनिश कर सकता है, कंटेम्प्ट के लिए खुद। और इट इम्प्लाइज दैट द जजमेंट एंड द प्रोसीडिंग्स आर रिटन एंड एनरोल्ड फॉर परपेचुअल मेमोरी। और ये फर्दर प्रोसीडिंग में जो जजमेंट होते हैं वो राइट किया जाता है, एनरोल किया जाता है परपेचुअल मेमोरी के लिए, और फर्दर प्रोसीडिंग्स में आगे कोई केस वेस में इसका रेफरेंस यूज़ किया जाता है। कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किया जाएगा। दस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स ऑल द डिसीजन। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो एविडेंशियरी वैल्यू के डिसीजन है एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ देखिए दो आर्टिकल आ गए हैं 129 और 215, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो 129 में आ गया सुप्रीम कोर्ट और वो 215 में हो गया हाई कोर्ट। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है 129, 1 to 15। एंड दे शैल हैव द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। तो कंटेम्प्ट का भी प्रोविजन है इसमें। कोई भी जो फैसला है, डिसीजन आया है, वो सेफरेंस में फ्यूचर यूज़ होगा और उसको अपोज नहीं कर सकते। Which one of the following is correct about the Supreme Court regarding its judgment? It can change the judgment. तो जजमेंट चेंज कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही लिखा है। 137 के मुताबिक there is provision of law made by parliament subject to the provision of any law made by parliament or any rules made under article 145 Supreme Court shall have the power to review any judgment or order। कोई भी जजमेंट और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो 137 के तहत और 145 के तहत, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट कैन मीट एल्सवेयर, जिसमें कौन होगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा तब। तो यहाँ लिखा है कि एज दिल्ली में इनकी सीट होती है बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू अपॉइंट वन आर्टिकल 130 में, पर अपॉइंट कर सकता है अलग प्लेस भी, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस शायद क्लियर नहीं किया, ठीक है। तो विद द अप्रूवल ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट, तो एज द चीफ जस्टिस, तो दिल्ली और सच अदर प्लेस जो सुप्रीम कोर्ट से करेगा, बट चीफ जस्टिस जो होगा मैं विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट आर्टिकल अपॉइंट, तो अलग जगह भी अपॉइंट कर सकता है आर्टिकल 130 में। किसमें मेंशन है, आर्टिकल 130 में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द 4th फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन है? और 2010, तो इसमें सुधा मिश्रा जी हैं। देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया पॉलिटी वाले चैप्टर में, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जा रहा है, वरना बहुत इजी वे था ये। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जो थी फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की, जब वो जज बनी थी। तो अर्लियर जो पटना की चीफ जस्टिस थी। तो प्रीवियसली जस्टिस फातिमा बीवी, इनका निधन भी हो गया अभी इस टाइम जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ। इसी साल या पिछले साल निधन हो गया फातिमा बीवी जी का। जस्टिस सुजाता मनोहर है, जस्टिस रूमा पाल है फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई इज़ द 5th फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो रंजन प्रकाश देसाई जो है 5th फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कैन सर्व फ्रॉम 13 सितंबर 2011 टू 29 अक्टूबर 2014। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट है वर्स्ट सिटिंग वुमेन जज जैसे इंदिरा बनर्जी, तब की बात है, ठीक है। इंदु मल्होत्रा जो हैं रिटायर्ड इन 2021, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ ये देखा जाए कुछ और टर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट वर्कड इन राजस्थान हाई कोर्ट एज ए जज? तो जस्टिस RC लाहौटी, तो ये जज नहीं थे, सब हटा दीजिए आर से। ये TDS जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड कहाँ पे हो सकता है? हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो फंक्शनल क्लैरिटी के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म बनाया गया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, और TRI एक्ट और 1997 में काम करता है सब एक्ट। इसको 2000 में TDS टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था टेलीकॉम डिस्प्यूट को वो करने के लिए। was set up to educate, dispute and dispose of appeal और in respect of telecom broadcasting air for traffic tariff matter। ट्रिब्यूनल ऑर्डर जो यहाँ भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चैलेंज हो सकता है, ठीक है। बाय रिगार्ड टू साइबर मैटर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर कैन बी अपील्ड बिफोर हाई कोर्ट, ठीक। साइबर मैटर में अगर ट्रिब्यूनल मैटर है, साइबर मैटर में कोई ट्रिब्यूनल ऑर्डर है तो हाई कोर्ट के पहले समकक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पहले अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आ सकता है। देखिए कितना बचा हुआ है, बस ख़त्म ही है। सॉरी। PIL इंट्रोड्यूस किया था, एक जुडिशियल इनिशिएटिव है। तो PIL जो है एक 39A में जैसे है, क्या है 39A की, टू प्रोटेक्ट द एंड डिलीवर प्रॉम्प्ट सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ, DPSP का पार्ट है। तो इट एग्रीज विद द प्रिंसिपल्स ऑफ 39A, क्या PIL। और 1980 तक, बिफोर 1980s सिर्फ एग्री पार्टी कुड अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस, और इमरजेंसी एरा के बाद सुप्रीम कोर्ट रीच आउट टू द पीपल एंड डिवाइजिंग अ मीन्स फॉर एनी पर्सन ऑफ द पब्लिक टू अप्रोच द कोर्ट। तो NGOs पार्टिसिपेट करने लगे, लीगल रेमेडी मिलने लगी इन केसेस वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इज एट स्टेक, तो लीगल रेमेडी मिलने। तो PN भगवती जी जो थे, PN भगवती जी, जस्टिस PN भगवती जी और VR कृष्ण पिल्लई अय्यर, विकार कृष्ण अय्यर, दे वर द फर्स्ट जजेस टू एडमिट PIL इन कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, कुछ नहीं है, और बोथ इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसका फाइल किया जा सकता है। कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? ये US में हुआ था। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हुआ ये US में हुआ सबसे पहले, और फर्स्ट लीगल एड ऑफिस वॉज एस्टेब्लिश्ड एट न्यूयॉर्क 1876। तो ये याद रखिएगा आप, ये सब एग्ज़ाम में आ सकता है, कुछ पॉइंट है कि पहला लीगल एड ऑफिस जो है वो 1876 में न्यूयॉर्क में था। इन विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ PIL वॉज ओरिजिनेटेड? तो ये US में था, न्यूयॉर्क में। फिर जुडिशियल एक्टिविज़म जो है क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट रिलेशन से रिलेटेड है। तो जुडिशियल एक्टिविज़म इंडिया इज रिलेटेड टू PIL, स्टार्टेड इन mid-1970s, ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन जो इंडियन सोसाइटी में ग्लोरीफाई किया गया एक जजमेंट से बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 2003 में MB शाह जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ग्लोरीफाइड द स्टेटस ऑफ वुमेन। जो कौन थे? MB शाह जी थे। और द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेफरेंस जो वुमेन की दिया जाएगा फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स इज़ नॉट वायलेटिव। ये 14-15 का वायलेटिव नहीं है, ठीक है, उनको इक्वल स्टेटस पे ले आना है। अंडर विच लॉ इज प्रिस्क्राइब दैट, ये प्रिस्क्राइब किया गया दैट प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये किस में किया गया था? तो आइए देखते हैं। इट्स आर्टिकल 348। किस में किया गया था? आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 348 में
रिलेटेड टू लैंग्वेज टू बी यूज इन सुप्रीम कोर्ट इज़ 348 वाला लैंग्वेज यूज़ होगा फॉर राइट सिंबल्स दैट ऑल द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। ये 348 है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आने का चांस है। लैंग्वेज पे भी आजकल चल रहा है इशू लैंग्वेज पे कोर्ट में, तो 348 याद कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि आर्टिकल 348 है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, 348 1 है और ये इंग्लिश लैंग्वेज होगी, तो आजकल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखा 1966 का जो रूल है, तो ये फ्रेम अंडर आर्टिकल 145 में फ्रेम हुआ था, ठीक है, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो किस लिए? सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस रेगुलेट करने के लिए, और अंडर आर्टिकल 145, आर्टिकल 145। देन किसने कहा है कि सीबीआई एक केस्ड पैरेट है? किस केस में आया था? कोलगेट स्कैम में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डिनाउंस सीबीआई एज केस्ड पैरेट इन कोलगेट एजुकेशन स्कैम में। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिनाउंस द सीबीआई एज केस्ड पैरेट। ठीक है, चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, ये कह ले दत्त साहब थे, फिर ठाकुर थे, फिर जगदीश सिंह खेड़ा थे। इतना सारा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, कितना आप याद रखोगे। फिर ये देखिए आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। लेट्स एंड इट हियर। अगले से गवर्नर या कोई और टॉपिक देखा जाएगा। लेट्स सी गवर्नर कितना है, ज़रा लेक्चर देखा जाए गवर्नर का। गवर्नर तो लगभग, हाँ, तो अगले लेक्चर से मे भी गवर्नर कर दिया जाएगा ना, तो मे भी गवर्नर कर लेंगे या स्टेट लेजिस्लेचर कर लेंगे। तो ये हमारा लेक्चर सुप्रीम कोर्ट वाला ख़त्म हो गया, या हाई कोर्ट कर लेंगे, आप जो सारे कमेंट करेंगे, ठीक है।